नमस्कार, सुस्वागतम। हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ चुके हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की थीम पर मनाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वे इस कार्यक्रम के अवसर पर अपना स्वागत भाषण दें। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं, जिन्होंने पिछले 7 सालों में विश्व स्तर पे एक नेतृत्व की स्थान अपने सामूहिक प्रयास से देश की कलेक्टिव एफर्ट से एक स्थान प्राप्त किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल जी, देश भर से जुड़े हुए अनेक किसान भाई और बहनों, भारत सरकार की तथा अनेक राज्य सरकारों की अधिकारी मित्रगण, मैं फिर आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पे स्वागत करता हूं। इस बार विश्व यूएन ने रीइमेजिनेशन, रिक्रिएट, रिस्टोर ऐसे एक महत्वपूर्ण थीम को अपनाया है, जिसकी साक्षात प्रैक्टिस, साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारी देश की नीतियां हैं, हमारी देश की प्रैक्टिसेस हैं। पिछले 7 साल में अगर हम थोड़ा क्षण भर पलट के देखते हैं, पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। पॉलिसी के स्तर पे, इंसेंटिव देने के स्तर पे, इसको प्राथमिकता बनाने के स्तर पे, आईएसए जैसे संगठन को खड़ा करके विश्व नेतृत्व लेने की ग्लोबल लीडरशिप के स्तर पे, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की रूप दिया गया है। मित्रों, मैं एनर्जी विभाग के काम देखता हूं, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी के काम देखता हूं। प्रधानमंत्री जी की दिग्दर्शन से आने वाले दिनों में भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ऐसे तो भारत आने वाले 2-3 दशक में विश्व की 1 नंबर ऊर्जा खपतकारी देश होगा। भारत एक आकांक्षी देश है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, उसमें हमारी आवश्यकता ऊर्जा बढ़ेगी। उसमें प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने ऊर्जा आवश्यकता को बायोडाइवर्सिटी से कैसे निकालना, जिसमें हमारी देश की अर्थनीति पे, पर्यावरण नीति पे, रोजगार पे, किसानों की आमदनी को दुगनी करने में, हमारी खेती को सुरक्षित करने में कैसे एक इनोवेटिव तरीके से जो आज यूएन ने घोषणा किया है, रीइमेजिन करिए, रिक्रिएट करिए, ये सारा विषय पिछले 7 साल में हम एक एक कदम करके हम आगे लेके जा रहे हैं। हमारी विभाग की ओर से एलपीजी की इनिशिएटिव हो, सीबीजी हो, एथेनॉल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव हो या गैस बेस्ड इकोनॉमी के बारे में हम उल्लेख करें, ऐसे अनेक विषय। इसीलिए आज विश्व की नेतृत्व, अभी विश्व के एक बड़े एनवायरमेंट एक्सपर्ट, अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के दौरे में आए थे। जब उनसे चर्चा हुआ, वो हमको कुछ विषय में हमसे समझ रहे थे। जब हमने हमारे देश की सारा विवरण किया, उन्होंने अंत में भावुक होकर एक शब्द कहा कि आपके देश की प्रधानमंत्री श्री मोदी जी न केवल एक प्रशासक है, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली वो पर्यावरण के प्रति कमिटेड है। शायद यही हमारी भारत की जीवन शैली है, जिसको एक प्रशासक के नाते प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को एक जन आंदोलन में शामिल किया है। मित्रों, मैं आज के दिवस पे फिर
जब हम पेरिस से ग्लासगो की ओर जा रहे हैं। पर्यावरण के बारे में विश्व में चर्चा हो रही है। इस समय में आज हम पर्यावरण दिवस पे सब इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। देश के सामने प्रधानमंत्री जी एक नई कल्पना देंगे, हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार। हमारे बीच माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय पर्यावरण मंत्री जी से कि वे हमें संबोधित करें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, नितिन गडकरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोग, सबको नमस्कार। आज विश्व भर में पर्यावरण दिन मनाते हैं, लेकिन भारत में पर्यावरण दिन एक ही दिन नहीं होता। पूरे 365 दिन हमारे लिए पर्यावरण दिन ही होते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में पहले से कहा है कि प्रकृति और मनुष्य को साथ साथ चलना है, यह सहजीवन है। और इसीलिए शायद एक ही देश है भारत, जहां पेड़ों की, पशुओं की, पक्षियों की पूजा होती है। ऐसा करने वाला मैंने तो दूसरा देश नहीं देखा है। प्रधानमंत्री पहले से क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत एक्टिव है और बहुत विश्वास से काम करते हैं। आज भी रिको रिस्टोरेशन की थीम है। पिछले साल यूएनसीसीडी का जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर आने वाले 10 साल में डिग्रेडेड का जमीन वो हम फिर से उपजाऊ करेंगे, ये प्रण किया है। ये महत्वपूर्ण है। फिर गुजरात में उन्होंने पहली दफा क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट निकाला, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री यहां भी की, और एक किताब अल गोर का बहुत दिनों से चल रहा था, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, उसका एक बहुत प्रयोगों के आधार पर कन्वीनियंट एक्शन, ये किताब मोदी जी का लिखा। मैंने देश के सभी नेताओं को जो हमें पेरिस के समय मिले, उन सबको दिया और सबने बड़ी प्रशंसा की। पेरिस समझौते का एक ही वाक्य कहूंगा कि पेरिस समझौता आखिरी दिन होगा नहीं होगा ऐसा पेच आया था। तब ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति अध्यक्ष ओलांद, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और पेरिस समझौता साकार हो गया। ये भूमिका उनकी हमें लीडरशिप की रही है। उन्होंने जब उस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकाला और 100 मेगावाट का 175 गीगावाट का टारगेट रखा, तो लोगों को असंभव लग रहा था, क्योंकि उस समय केवल 22,000 थे और 22,000 से 1,75,000 मेगावाट कैसे होगा। लेकिन आज 1,36,000 मेगावाट यानी 136 गीगावाट नवीन ऊर्जा हो गई। ये दूसरा एक प्रसंग केवल एक वाक्य में बताऊंगा कि यूएन में जब मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ गैस पर $6 का हम कार्बन टैक्स एक तरह से लगा रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। बान की मून जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने और बाकी सभी देशों ने बोले पार्लियामेंट ने एग्री कैसे किया। मैंने कहा हमारे यहाँ 36 पार्टी है, लेकिन इस पर किसी ने मतभेद नहीं किया और सबने समर्थन दिया। आज जो एक प्रधानमंत्री जी ने 2 कल्पनाएं पेरिस में रखी, उसको हमें आगे ले जाना, ये हमारा मुख्य काम है, लाइफस्टाइल और क्लाइमेट जस्टिस। और ये दोनों प्रियम्बल में आए, लेकिन उसको आचरण में लाने के लिए भी हम हर बार सभी देशों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज इथेनॉल का जो नया निर्णय करेंगे वो बहुत ही प्रेरणादायी होगा, ऐतिहासिक होगा। और इलेक्ट्रिकल कार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो और एक बायोफ्यूल पर दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली एक कमर्शियल फ्लाइट भी ऑपरेट हुई। यही भारत की लगातार पर्यावरण के बारे में सोच और एक्शन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण अनुकूल बायोफ्यूल्स के उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु अनेक कार्य किए गए हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए
एक लघु फिल्म तैयार की गई है। निवेदन है कि ये फिल्म चलाई जाए। पर्यावरण के साथ मानव का संबंध है अटूट। भारत जैसी सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में विकास की गति को बिना बाधित किए पर्यावरण के साथ बनाया है अभूतपूर्व संतुलन, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल का उनका विजन और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से प्रेरणा लेकर उठाए गए हैं कई कदम। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम उसी का है एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 10% इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। साल 2023 की शुरुआत तक ये 20% हो जाएगा। इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों ने इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में 7,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 11 अनाज आधारित मेगा इथेनॉल रिफाइनरियों की बनाई है योजना, जिससे प्रतिवर्ष 150 करोड़ लीटर बढ़ जाएगी इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी। इसके साथ साथ ऑयल PSU 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से कृषि अपशिष्ट आधारित सेकेंड जेनरेशन 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरियां कर रही है स्थापित। यही नहीं, इंडियन ऑयल हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल का थर्ड जेनरेशन 3G रिफाइनरी कर रहा है स्थापित। इसके अलावा भारत ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में सतत सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसे उठाए हैं क्रांतिकारी कदम, जिसमें मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेष, खाद्य और सब्जी अपशिष्ट, कचरे आदि का उपयोग करके होगा CBG कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे स्वच्छ और हरित ईंधन का सृजन। इस कार्यक्रम के तहत 2024 तक 5,000 CBG संयंत्र स्थापित कर प्रतिवर्ष 15 MMT CBG उत्पादन का रखा गया है लक्ष्य। डीजल में बायोडीजल का मिश्रण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में है महत्वपूर्ण कदम। तभी तो तेल कंपनियों ने देश भर में लगभग 5,500 रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से इसकी बिक्री शुरू कर दी है। इसके साथ ही शुद्ध इथेनॉल E100 वाहनों के ईंधन के रूप में पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं से कच्चे तेल की खरीद पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की होगी बचत, रोजगार का होगा सृजन, किसानों की आय में होगी वृद्धि और पर्यावरण होगा स्वच्छ। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लोकार्पण 2020-25 के लिए भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के रोड मैप पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का। साथ ही करेंगे शुभारंभ E100 पायलट परियोजनाओं का। इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई किसान भाई व बहनें भी जुड़े हुए हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा बात करने के लिए काफी उत्सुक हैं। मावल पुणे में कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है। यहाँ उपस्थित किसान भाई श्री बालूनाथ वाघमारे जी माननीय प्रधानमंत्री जी से अब बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते जी। कसं काय? नमस्ते, ठीक है साहब। कसं काय? ठीक है। ठीक है एकदम। हाँ बोला। पहले तो आप ये बताइए कि आप खेती में वो कौन सी चीजें करते हैं जो कुछ नयापन है और देश के लोगों को जानना अच्छा लगेगा। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं पुणे में मावल तालुके में रहता है। मैं खेती में चावल, चना, बटर, सोयाबीन, मूंगफलियां और सब्जी में बोलो तो हर सब्जी में लेता है। भिंडी, मिर्ची, वांगी, गवार, ये सब सब्जी लेता है मैं। और इसमें है ना, मैं सबसे ज्यादा अपना जैविक खाद्य यूज करता है। नोबेल एक्सचेंज तलेगांव में प्लांट है गैस का, बायोगैस का। उधर से मेरे से
सैंपल में प्रयोग करने में वो कंपनी मेरे को ये देता है। मैंने अभी बोलो तो 2-3 साल वही यूज कर रहा है। अच्छा, Single आपके exchange। इलाके में इथेनॉल पर भी काफी प्रयोग हुए हैं और इथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल का लाभ भी वहां पर किसानों को मिलने लगा है। आप उसके साथ कैसे जुड़े हैं? आपको क्या लाभ हो रहा है? उसके बारे में मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, पर मैं खाद्य के बारे में बता सकता है। मैं कई शेतकरी है जिसके लिए मैं वो वही जैविक खाद्य लेके यूज करता है। पूरी तरह जैविक करते हैं? हाँ, पूरा जैविक में। हाँ। कैसे खाद तैयार करते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, पहला कहता था तो इतना ये नहीं मिलता था ना, अभी इधर मिल रहा है तलेगांव में, उधर से मैं लेके जाता है। अच्छा, और उसके कारण खर्च में कुछ कमी आई है क्या? खर्च में कम आई है साहब। कितना फर्क क्योंकि पड़ता वो होगा? कितना फर्क पड़ता होगा? खर्चा बोलो तो अपना ट्रैक्टर में जितना डीजल है ना, डीजल का खर्चा दे देने का मैं दोस्त मंडल की वजह से लेके जाता है। स्लरी है और जैविक खाद्य है। अच्छा, अब आप जैविक उत्पाद करते हैं तो बाजार में भी लोगों को पता है कि भाई यहाँ है जो ऑर्गेनिक फूड मिलता है, सारी चीजें ऑर्गेनिक मिलती हैं, तो इस तरफ लोगों का आकर्षण कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ, सब मेरा प्रयोग देख के ना सब लोग मेरे को पूछ रहा है किधर मिल रहा है, तो मैं बता के दे देता है लोगों को। क्या पहले जो लोग चीजें मांगते थे और अब जो मांग रहे हैं तो कहते हैं कि भाई जैविक है तो हम पहले लेंगे, ज्यादा पैसे देंगे, ऐसा अनुभव आ रहा है? नहीं नहीं, वो अनुभव नहीं आया ना। नहीं आया। अच्छा, अगल बगल के किसान ये सीखने के लिए आते हैं आपके पास कि भाई ये जैविक में तुम कैसे करते हो, चलो हम भी करते हैं, हमको जरा सिखाओ? कोई देखने आते हैं आपके खेत को, ऐसा होता है क्या? ओके, होता है सब। होता है। तो आप परिवार में सब लोग मिलके खेती करते हैं? हाँ, सब मिलके खेती करते हैं। देखिए, भारत में गांव में हमारी माताएं बहनें, उनका खेती में, पशुपालन में बहुत योगदान होता है और मुझे खुशी हुई कि आज आप अपने परिवार के महिला सदस्यों को भी साथ में रखा है। तो मैं पहले तो इन दोनों बहनों को प्रणाम करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि वो खेती को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। कोरोना में संभालिए भाई सब लोग परिवार में। आपको भी धन्यवाद साहब, आप भी संभालो क्या। बरायतमक। ओके सर। अब हम हरदोई उत्तर प्रदेश चल रहे हैं, जहां एथेनॉल प्लांट में श्री अरविंद कुमार जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। अरविंद जी नमस्ते। मैं अरविंद कुमार, पूर्वा देवरिया, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, उसमें मैं खेती करता हूँ, गन्ना, सरसों, गेहूं। तो उसमें मैंने गन्ना बोया है। पहले गन्ना सर बोते थे हम देसी बीज से, अब की देसी जब करते थे सर तब उसको हमने उसमें बोया, पैदावार होती थी 700-800 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अब की मैंने बोया है गन्ना जो वो सर मैंने वैज्ञानिक बीज से, उसमें मुझे गन्ना की उपज प्राप्त हुई है 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितने साल से गन्ने का कर रहे हैं अरविंद जी? गन्ने सर कर रहे हैं, करीब हो गया 7-8 साल हो गया हमको लगातार करते। अच्छा, कभी मन नहीं करता है कि गन्ने से बाहर निकल के कुछ और करें? नहीं सर, करते हैं, गेहूं भी करते हैं, आलू भी होता है, सरसों भी करते हैं, सब सर खेती करते हैं। इस बार सरसों का अनुभव कैसा है? सरसों सर बहुत अच्छी हुई है, 2 कुंटल मतलब 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर से हुई है हमारी। अच्छा, और इस बार तो दाम भी सरसों के अच्छे मिले हैं कहते हैं? सरसों सर बहुत अच्छे दाम मिले हैं सर। अच्छा अरविंद जी, आप जिस मिल को गन्ना बेचते हैं जी, क्या उस मिल ने इथेनॉल प्लांट लगाया है? क्योंकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ चीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए। और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसान को कभी भी चिंता न रहे। वरना क्या होता है, चीनी ज्यादा हो जाती है
तो गन्ना जी, जी। किसान को तकलीफ हो जाती है क्योंकि मार्केट गिर जाता है। जी, चीनी जी। कम होता है क्योंकि गन्ना कम हुआ तो भी किसान को तकलीफ हो जाती है, और जी, इसलिए जी। हम इथेनॉल पे जोर दे रहे हैं। तो जी। आपके यहाँ जो गन्ना जहाँ आप देते हैं वहाँ इथेनॉल जी। का कुछ हो रहा है? क्योंकि आपके जी, पीछे तो इथेनॉल बढ़िया सारे चित्र दिख रहे हैं। जी, जी। इथेनॉल प्लांट सर लगा है यहाँ हरियाणा चीनी मिल। तो इससे हमको लाभ सर ये मिला है, जो इथेनॉल जो बिकता है सरकार खरीद लेती है, उससे पेमेंट जल्दी होता है मिल वालों को, मिल वाले हमको पेमेंट कर देते हैं। उससे हमको बहुत लाभ है सर। हम अपना टाइम से जब पेमेंट मिल जाता है तो हर चीज़ टाइम से कर लेते हैं। और उससे ये पेट्रोल में मिला के जैसे डाला जाता है तो उससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। अच्छा, जब पहले इथेनॉल का प्लांट नहीं था जी। और सिर्फ आप गन्ना ले जाते थे और वो जब चीनी बन करके बिकती थी पैसे देते थे, अब क्या जी। बदलाव आया है? अब सर बदलाव यही है, जब पहले चीनी खाली बनती थी तो उसमें पेमेंट, चीनी बिकती थी ज़्यादा बन जाती थी, वो डाउन रहती थी मतलब रेट, तो उससे पेमेंट हम लोगों का लेट होता था। अब जो है इथेनॉल जब से लग गया तब से सर पेमेंट हमारा टाइमली हो जाता है। किसान उसमें बहुत खुशहाल है सर। अच्छा अरविंद जी, आपको मालूम है, आप तो युवान है और खेती के काम में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इन दिनों पूरी दुनिया में जी। जैविक खाद जी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केमिकल फर्टिलाइजर दवाइयाँ से मुक्त, उसका बड़ा जी। जोर बढ़ रहा है, लोग उसी को खाना चाहते हैं। तो आप उस जी। दिशा में कभी सोचे हैं? जी, हम खेती जैविक मतलब हम ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जैसे ढैंचा मैंने बो देता है, और ढैंचा बोने के बाद में कंपोस्ट खाद वही डालते हैं सर। रसायन बहुत कम प्रयोग करते हैं। यूरिया वगैरह उपयोग नहीं करते हैं? यूरिया सर छिड़काव करते हैं एनपीके का 2 बार, बहुत ज्यादा यानी उसमें वो अभी सर बहुत 100% जैविक नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, 100% नहीं सर। एनपीके गन्ने में छिड़काव पत्तियों पे करना पड़ता लेकिन है, क्या उसमें बहुत सर मन मुझे करता है कि 100% जैविक करेंगे और करेंगे अरविंद जी सर। की सारी जो चीजें बनेगी वो जैविक नाम जी। से ही बिकेगी, ऐसा मन करता है? मन करता है सर, करेंगे हाँ। सर। तो जी इस बार सर। संकल्प कीजिए आप। जी सर, संकल्प लेते हैं, करेंगे सर। देखिए, इससे बहुत लाभ होगा, बहुत किसानों को लाभ होगा। और जो धरती माता है ना, जैसे हम अपनी माँ बीमार हो जाए तो कितने चिंतित हो जाते हैं, जी। जी। हमारी धरती माँ अगर बीमार हो जाए, ये सारे केमिकल डाल डाल करके धरती माँ जी। को हम बर्बाद कर दें तो धरती माँ भी रुक जाती है। जी। तो जी, धरती माँ की भी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो सर। ये भी हमारी माँ है, और उस जी। माँ को हम परेशान करें वो तो कितना उचित होगा। तो आप भी किसानों को ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप जैसे नौजवान, और वो भी नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। मेरी आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मालूम है सोलार पंप का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पानी के स्रोत कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है, तो डीजल वीजल उपयोग करने की जरूरत नहीं, सोलार पंप से ही आपका काम चल जाएगा। तो वो भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा होगी। बंजर जमीन में भी हम पानी पहुंचा करके बिना खर्च अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। जी। तो अरविंद जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। जी, थैंक यू सर। नमस्ते। अब हम चल रहे हैं खेड़ा गुजरात। यहाँ एक कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है जो गोबर तथा अन्य वेस्ट पर आधारित है। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं, जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार। अमित जी नमस्ते। मजामा बेला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ, बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुभाई प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो आप उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु है, तो जी सारा सर। गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं? जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर
दो बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है, वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है? जी सर। और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं? जी सर, आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कितनी इस कितनी होती प्लांट की होगी? वजह से। अगर सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे, कितनी होती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, 20-25% इनकम ज्यादा हो गई है साल अच्छा, के मुकाबले। बड़े बड़े चतुराई से जवाब देते हैं आप। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये स्वच्छ ईंधन से जुड़ी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है? जैसे आपने बताया एलपीजी, बायोगैस, इनसे भी आपको फायदा हो रहा है। तो ये आपको ही मिल रहा है कि जो लोगों के पास पशु नहीं है और वो भी इस एलपीजी वगैरह का फायदा मिलता है उनको? हाँ सर, मिल रहा है, क्योंकि जिनके पास पशुपालन नहीं है पर उनको खाद तो मिल ही सकता है यहाँ से। और गोवर्धन नाथ के जरिए जो उत्पन्न खाद है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं बनाना की खेती करता था तो 15-20 दिन में लीफ नहीं निकलती थी, उसके पत्ते नहीं आते थे। मगर इसका उपयोग करने के जरिए 15 दिन में लीफ आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं। और पानी का संग्रह जमीन में बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी सभी भी तरीके से केले की खेती करते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा करते हैं। अनाज है, साग भाजी है, वो सब करते हैं, मगर बनाना ज्यादातर करते हैं। तो आपकी शाक भाजी मिर्ची है। आनंद में बिकती है? हाँ सर, आनंद में ही बिकते, नडियाद और आनंद। और केले? केले भी आनंद और नडियाद में बिक जाते हैं। और जो भी वेस्टेज बचता है वो हम यहाँ प्लांट में दे देते हैं, लीफ है वगैरह है, जो भी बाद में रहता है वो। अच्छा, वो गैस बनाने के लिए दे देते हैं? वो गैस बना ले और उनके जरिए हमको खाद मिलता है। खाद मिल जाता है आपको? तो अभी जी आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर का कोई खर्चा नहीं होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो कितने ऊपर से किसान होंगे जो इनकम इसका फायदा उठा रहे हैं? अभी तो लोकल ज्यादा उठा रहे हैं। अच्छा, जो पीछे इतना बड़ा प्लांट मुझे दिख रहा है प्रजापति जी, ये जी सर। बनने के बाद आपके और इस इलाके के जीवन में क्या फर्क आया? अरे सर, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले वो ढेर होता था कचरे का, वो बहुत कम हो गया है। हमारे वहां पे भी जो ढेर रखना पड़ता था, जैसे मैंने बनाना प्लांट किया है, बनाना काटने के बाद जो भी वेस्ट रहता था वो हम कहाँ डालें, वो भी कंफ्यूजन रहता था। इसके जरिए, ये प्लांट के जरिए हम सब कुछ यहाँ बेच देते हैं और ये बायोगैस निकाल के हमको खाद के रूप में वापस देते हैं सर जी। देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया था। जब मैं वहाँ आपके यहाँ काम करता था तो ये जो केला उतरने के बाद ये जो इसका वेस्ट होता है उसको अगर छोटे 6-6 इंच के टुकड़े करके उसको ज़मीन में अगर गाड़ देते हैं तो 90 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना पानी उसमें होता है। 90 दिन तक पानी दूसरी फसल के लिए काम आ जाता है। वो ऐसे ही ज़मीन में वो 6-6 इंच का टुकड़ा करके गाड़ दिया, कभी प्रयोग करिए आप, बहुत फायदा होता है। और फिर वो भी फर्टिलाइजर में भी चला जाता है, तो आपको एक अतिरिक्त फायदा हो सकता है। देखिए भाई, आपका तो ये प्लांट इतना बड़ा है और इतनी बड़ी मात्रा में कुल कितने पशु का ये गोबर इसमें इकट्ठा होता होगा डेली? सर, इसमें डेली हम 40 से 50 मेट्रिक टन गोबर डिस्पोज करते हैं। कितने गांवों से इकट्ठा करते हैं? करीबन 20 से 25 गांव के आसपास। 25 गांव से। और यहाँ कितने से पशु का नडियाद होता से लेके होगा? खंबा तक करीबन 1500-2000 पशु। 2000 पशु का गोबर वहाँ सफाई भी हो जाती है और आपके यहाँ आ जाता है। और आपका गैस कहाँ कहाँ बिकता है? सर, अभी हमने सतत प्रोग्राम के अनुसार हमने अपना गैस सीजीडी पाइपलाइन सिटी गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, सिटी गैस में बिकता है आपका गैस? यस सर, यस सर।
तो वो जो कमाई होती है वो आपकी कंपनी की होती है, उसमें भी किसानों को कुछ मिलता है? वो कमाई सर कंपनी की होती है। कंपनी की होती है, और लेकिन जो गोबर आता है उसके बदले में उतना फर्टिलाइजर आप दे देते हैं वापस? यस सर, और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत आता है सर। आजू बाजू की जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि चिकोरी वेस्ट है, पोटैटो वेस्ट है, वो सब वेस्ट भी हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं। टोटल 240 मैट्रिक टन पर डे हम यहाँ पे वेस्ट डिस्पोज करते हैं, और उससे 7,200 किलो गैस पर डे हम उत्पादन करते हैं। अच्छा। और 50 से 60 मैट्रिक टन जैविक खाद। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और अमित जी से भी बात करने का मौका मिल गया, और ये आप क्लीन एनर्जी का जो प्रति इतनी जागरूकता पैदा की है, और बड़ा प्लांट कितना बड़ा फायदा करता है, आज जब देशवासी देखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि जरूर भविष्य में लोग इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे, और सब लोग चाहेंगे कि भाई उनके इलाके में भी ऐसे प्रोजेक्ट बने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब वह समय आ गया है जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आदर सहित निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो रिमोट दबाकर पुणे स्थित 3 पेट्रोल पंपों पर E100 ईंधन उपलब्ध कराए जाने का शुभारंभ तथा रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अनावरण करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान नितिन गडकरी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, गुजरात के खेड़ा के सांसद देव सिंह जी चौहान जी, यूपी के हरदोई के सांसद भाई जयप्रकाश रावत जी, पुणे के मेयर मुरलीधर महौल जी, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर बहन उषा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे किसान साथी, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो कैसे बायोफ्यूल से जुड़ी व्यवस्थाओं को वे सहज रूप से अपना रहे हैं और कितनी बढ़िया तरीके से वो अपनी बात बता रहे थे, उसमें कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, देश में जो इतना बड़ा अभियान चल रहा है उसका बहुत बड़ा लाभ देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मिलना स्वाभाविक है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी
E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। मैं पुणे वासियों को बधाई देता हूं, पुणे के मेयर को बधाई देता हूं। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाएं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगर आप गौर करें तो आज से 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी, कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था। और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है ऐसा ही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। 5 साल एडवांस। साथियों, इतने बड़े फैसले का हौसला बीते 7 सालों में देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, देश ने जो प्रयास किए हैं और उसमें से जो सफलता मिली है, उसी के कारण ये आज निर्णय करने की हिम्मत आई है। 2014 तक भारत में एवरेज औसतन सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल की ही ब्लेंडिंग हो जा पाती थी। आज ये करीब करीब 8.5% तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है। यानी करीब करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा, जो 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से हमारे गन्ना किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। वर्ष 2025 तक जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑयल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। इससे चीनी से अधिक उत्पादन से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं, क्योंकि कभी कभी चीनी ज्यादा पैदावार हो जाती है तो दुनिया में भी कोई खरीदार नहीं होता है, देश में भी दाम गिर जाते हैं और बहुत बड़ी चुनौती पैदा रखना कहां, वो भी संकट हो जाता है। ऐसी सारी चुनौतियों को
कम करने में, और इसका सीधा लाभ गन्ना किसान की सुरक्षा से जुड़ जाता है। ये बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक सोच, आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है। देश में आज इथेनॉल के उत्पादन और खरीद के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी तक इथेनॉल बनाने वाली ज्यादातर इकाइयां और ज्यादातर 4-5 उन राज्यों में ही थी जहां चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है। इसका विस्तार पूरे देश में करने के लिए जो सड़ा हुआ अनाज होता है, निकम्मा हुआ अनाज होता है, उसका उपयोग करते हुए फूड ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज की भी स्थापना की जा रही है। एग्रीकल्चर वेस्ट से इथेनॉल बनाने के लिए भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। एक विश्वस्त मानव जात के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा, आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। एक विकराल संकट के विरुद्ध बड़ी ताकत बन रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक सूरज, एक सृष्टि और एक ग्रिड की व्यवस्था की विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका निर्माण हो या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। हम एक तरफ ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता और ग्लोबल नॉर्थ के उत्तरदायित्वों के हिमायती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें हमारी नीतियां और निर्णयों में हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट्स को, दोनों को बराबर महत्व है। अगर मैं हार्ड कंपोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा तय किए गए बड़े बड़े लक्ष्य हो, उन्हें लागू करने की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड हो, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। 6-7 साल में
रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की कैपेसिटी को बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया है। आज भारत कच्छ में, गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड का हाइब्रिड एनर्जी पार्क बना रहा है। तो भारत ने 14 गीगावाट के पुराने कोल प्लांट्स को भी बंद भी कर दिया है। देश ने सॉफ्ट अप्रोच के साथ भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज देश का सामान्य मानवी प्रो एनवायरमेंट कैंपेन से जुड़ गया है, वो इसका नेतृत्व कर रहा है। हम देखते हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जागरूकता पैदा हुई है। लोग अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं। अभी और करने की जरूरत है, लेकिन बात पहुंची है, प्रयास शुरू हुए हैं। हमारे समुद्र तटों की सफाई देखिए, नौजवान इनिशिएटिव लेकर के कर रहे हैं, या फिर स्वच्छ भारत जैसे अभियान हो। इन्हें देश के आम नागरिकों ने अपने कंधे पर लिया, अपने जिम्मे में लिया, और मेरे देशवासी आज इसको आगे बढ़ाए हैं। देश ने 37 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब और 23 लाख से अधिक एनर्जी एफिशिएंट पंखे, फैंस देने की वजह से पर्यावरण रक्षा का जो काम हुआ है, अक्सर उसकी चर्चा लोगों को करने की शायद आदत ही छूट गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलने से, जो पहले चूल्हे में लकड़ी जला करके धुएं में जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, आज उनकी इस लकड़ी को जलाने की निर्भरता काफी मात्रा में कम हुई है। इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही स्वास्थ्य, और उसमें भी हमारी माताओं का और बच्चों का स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षण की दिशा में भी बड़ी मदद मिली है। लेकिन इसकी भी बहुत चर्चा नहीं हो पाती। भारत ने अपने इन प्रयासों से करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की दिशा में भारत को आज अग्रणी बनाया है। इसी तरह 3 लाख से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पंप, उसके जरिए भी देश आज लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुलने से रोक रहा है। साथियों, आज भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा करते हुए विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए। इकोनॉमी और इकोलॉजी, इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, और भारत ने यही रास्ता चुना है।
इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ ही पिछले कुछ सालों में हमारे जंगल भी, हमारे फॉरेस्ट कवर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में टाइगर्स की संख्या, बाघ की संख्या दोगुनी हुई है। तेंदुओं की संख्या में भी करीब 60% की वृद्धि हुई है। इन सब के बीच पैंच नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली कॉरिडोर की संवेदनशीलता का उदाहरण आज चर्चा का विषय है। साथियों, क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स, रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट इको रिस्टोरेशन आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत अहम हिस्सा है। चाहे वो ग्रीन कवर वाले हाईवे एक्सप्रेस हो, सोलर पावर से चलने वाली मेट्रो हो, इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस हो या फिर हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहन हो, इन सभी पर एक विस्तृत रणनीति के साथ काम हो रहा है। पर्यावरण से जुड़े इन सभी प्रयासों की वजह से देश में निवेश के नए अवसर तो बन ही रहे हैं, लाखों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, आम तौर पर धारणा ये है कि एयर पॉल्यूशन केवल इंडस्ट्री से ही फैलता है, लेकिन तथ्य है कि एयर पॉल्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन, अनक्लीन फ्यूल्स, डीजल जनरेटर्स जैसे कितने ही फैक्टर्स उसमें अपना कुछ न कुछ योगदान करते ही हैं। और इसलिए भारत अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के जरिए इन सभी दिशाओं में होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है। वाटरवेज और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेकर जो काम आज हो रहा है, वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट के मिशन को तो सशक्त करेगा ही, देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाएगा। देश के सैकड़ों जिलों में सीएनजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, फास्ट टैग जैसी आधुनिक व्यवस्था हो, इनसे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिल रही है। आज देश में मेट्रो रेल की सेवा 5 शहरों से बढ़कर के 18 शहरों तक पहुंच चुकी है। सबर्बन रेलवे की दिशा में भी जो काम हुआ है, उससे पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हुआ है। साथियों, आज देश के रेलवे नेटवर्क से एक बड़े हिस्से का बिजलीकरण किया जा चुका है। देश के एयरपोर्ट्स को भी तेजी से सोलर पावर आधारित बनाया जा रहा है। 2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स में सोलर पावर की सुविधा थी, जबकि आज ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 80 से ज्यादा एयरपोर्ट्स में एलईडी लाइट्स लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। भविष्य की तैयारियों से जुड़ा एक और उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस स्थान पर है, उस खूबसूरत केवड़िया शहर को
इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के तौर पर विकसित करने पर भी काम चल रहा है। भविष्य में केवड़िया में बैटरी आधारित बसें, 2 व्हीलर और फिर 4 व्हीलर ही चलेंगे। इसके लिए वहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, क्लाइमेट चेंज से वाटर साइकिल का भी सीधा संबंध होता जा रहा है। वाटर साइकिल में संतुलन बिगड़ता है तो उसका सीधा प्रभाव वाटर सिक्योरिटी पर पड़ता है। आज देश में वाटर सिक्योरिटी को लेकर जितना काम हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। देश में जल स्रोतों के निर्माण और संरक्षण से लेकर उपयोग तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन भी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन में इस बार एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें देश के नागरिकों की मदद चाहिए मुझे। वो है वर्षा के पानी को बचाओ, कैच द रेन वाटर। हम वर्षा के पानी को रोकें, बचाएं। भाइयों बहनों, लगभग 7 दशक में देश के करीब 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा तो 2 साल से भी कम वक्त में 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों के तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। एक तरफ पाइप से हर घर को जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अटल भूजल योजना और कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से भूजल का स्तर बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, विकास और पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। जीव और प्रकृति के रिश्ते का संतुलन, व्यष्टि और समष्टि का संतुलन, जीव और शिव का संतुलन हमेशा से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। हमारे यहां कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं। आज जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा है जिनमें संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े। सरकार ने भी ऐसे 11 क्षेत्रों की पहचान की है जिससे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों को रिसाइकिल करके सदुपयोग कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन अभियान पर बीते कुछ वर्षों में काफी काम हुआ है और अब इनको मिशन मोड में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। घरों और खेतों से निकला कचरा हो, स्क्रैप मेटल हो, लिथियम आयन बैटरीज हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़ा एक्शन प्लान जिसमें रेगुलेटरी और डेवलपमेंट से जुड़े सभी पहलू होंगे, इसको आने वाले महीनों में अमल में लाया जाएगा। साथियों,
जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। हमारे पूर्वजों की कामना थी, और बहुत अच्छी बात हमारे पूर्वजों हमारे लिए कह के गए हैं। हमारे पूर्वजों की हमसे क्या कामना थी? बहुत बढ़िया बात की उन्होंने कहा है, पृथ्वी ही पुहु च उर्वी भव, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण परिवेश हम सभी के लिए उत्तम हो, हमारे सपनों को सुअवसर दे। इसी शुभकामना के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उससे जुड़े सभी महानुभावों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, और कोविड प्रोटोकॉल का में कोई ढिलाई न बरतें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्त होता है।